नमस्कार दोस्तों। इस पाठ में कार्बन के यौगिक और गुणधर्म का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और अभी हम लोग कार्बन यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रक्रिया है वो दहन, हम लोग दहन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग दहन की बात करेंगे। तो हम लोग जानते हैं कि कार्बन के बहुत सारे अपर रूप है, जैसे कि हम लोग पहले देख चुके हैं, हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलेरिन है। तो कार्बन अपने सभी अपरूप में ऑक्सीजन से जब दहन करता है तो ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है। कार्बन जब कार्बन का जितना भी अपरूप है, सभी तो बना हुआ है कार्बन से ही, तो जब उनके साथ ये जब दहन करेगा तो हमें क्या क्या मिलेगा? ऑक्सीजन के साथ जब दहन करेगा तो हमें मिलेगा ऊष्मा मिलेगा, प्रकाश मिलेगा और उसके साथ साथ मिलेगा हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। और दहन पर अधिकांश कार्बनिक यौगिक अभी हम लोग इसके पिछले भाग में हम लोग देखे कि बहुत सारे कार्बनिक यौगिक होते हैं, लाखों में कार्बनिक यौगिक होते हैं। हम लोग कुछ कुछ कार्बनिक यौगिक को हम लोग देखे, तो जो अधिकांश कार्बनिक यौगिक हैं प्रचुर मात्रा में ऊष्मा व प्रकाश को मुक्त करते हैं। जैसे कार्बन है, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो CO2 बनेगा। ये अभिक्रिया हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं और ऊष्मा व प्रकाश मिलेगा। अगर ये मीथेन मीथेन है, यानी अल्केन समूह का पहला सदस्य, जिसको हम लोग मीथेन बोलेंगे, क्योंकि कार्बन एक है तो हम लोग इसको मिथ बोलेंगे, क्योंकि एक कार्बन के लिए जो रूट शब्द है वो मिथ है और ये अल्केन है, तो इसके आखिरी में जो शब्द होगा वो ए नहीं होगा, यानी ये मीथेन है। तो मीथेन है, जब ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो हमें मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड, जल मिलेगा, ऊष्मा एवं प्रकाश मिलेगा। उसी तरह यहाँ पे दो कार्बन है, ठीक है, दो कार्बन है और OH लगा हुआ है। OH लगा हुआ है यानी ये अल्कोहल है। OH लगा हुआ है यानी ये अल्कोहल है। OH अल्कोहल अल्कोहल का प्रत्यात्मक समूह है। तो ये दो कार्बन है तो ये हो गया इथेनॉल। इथेन हम लोग इसके पहले बात कर चुके हैं, इथेन प्लस OL। चूंकि यहाँ ये जो प्रत्यात्मक समूह है वो O से स्टार्ट हो रहा है, इसके कारण यहाँ से E को हटा के इसके नाम को संशोधित करते हैं तो हो जाएगा ये हमारा इथेनॉल। इथेनॉल है, जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जल मिलेगा, ऊष्मा एवं प्रकाश मिलेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब भी ऑक्सीजन में दहन करेगा तो हमें प्रचुर मात्रा में ऊष्मा एवं प्रकाश मिलेगा, साथ ही हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा। अब एक बात जो ध्यान देने योग्य है कि दो तरह के कार्बन के यौगिक होते हैं। एक होता है हमारा संतृप्त कार्बनिक यौगिक और दूसरा होता है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वैसा यौगिक जो सिर्फ कार्बन एवं हाइड्रोजन से बना हुआ है। तो जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक है वो, या जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, वो सामान्यतः स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, यानी कि जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन का दहन करेंगे तो उससे स्वच्छ ज्वाला निकलेगी। जबकि असंतृप्त कार्बन यौगिकों से काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। ठीक है। संतृप्त कार्बनिक यौगिक कौन है? तो अल्केन है, यानी CnH2n, जहां कार्बन कार्बन के मध्य में केवल एक एक बंधन होता है। और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक वो है जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक द्विआबंध या एक त्रिआबंध होता है, वो होता है असंतृप्त कार्बनिक यौगिक, जो कि हम लोग पहले देख चुके हैं। तो असंतृप्त कार्बनिक यौगिक से जो संतृप्त कार्बनिक यौगिक है उससे स्वच्छ ज्वाला निकलेगी, लेकिन असंतृप्त कार्बनिक यौगिक है इससे काले धुएं वाली पीली ज्वाला निकलेगी। यद्यपि अगर हम लोग वायु की उपस्थिति की और वायु की आपूर्ति को अगर हम लोग सीमित कर दें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली वाली ज्वाला निकलेगी, यानी कि स्वच्छ ज्वाला नहीं निकलेगी। ठीक है। लेकिन वायु की उपस्थिति आपूर्ति को अगर हम लोग सीमित कर देंगे
कर देंगे तो दहन होगा वो पूर्ण तरीके से नहीं होगा, दहन क्या होगा, अपूर्ण रहेगा। और ऐसा होने पे संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली ज्वाला निकलेगी। तो हम लोग ये बात पहले भी जानते हैं, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, पिछले वर्ग में पढ़ चुके हैं कि जब अपूर्ण दहन होगा, यानी कि हम वायु की आपूर्ति को सीमित कर देंगे, तो स्वच्छ ज्वाला नहीं निकलती है, उससे कजली वाली ज्वाला निकलेगी। तो ये वही हाल है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का। जब हम लोग वायु की आपूर्ति को सीमित कर देंगे, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से भी कजली वाली ज्वाला निकलेगी। अब जो अब जो घर में हम लोग बहुत सारा उपकरण है, जैसे कि गैस है, केरोसिन है, उसका उसका उपयोग करते हैं भोजन बनाने के लिए, जल गर्म करने के लिए या अन्य काम करने के लिए। तो इसमें वायु के लिए छिद्र होता है। आप लोग देखें कि गैस का जो स्टोव होता है, उसमें बहुत सारा छिद्र होता है। ये वायु के लिए छिद्र होता है, जिससे कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले और स्वच्छ नीली ज्वाला मिले। तो आप देखते होंगे घर में कि जो आपका जो बर्नर, जिसको हम लोग बर्नर बोलते हैं, ठीक है? उसमें बहुत सारा छिद्र होता होगा, जिससे जिससे ज्वाला निकलती है, उसमें बहुत सारा छिद्र होता होगा। अगर ये छिद्र किसके लिए होता है? वायु के लिए होता है। तो जो घरों में उपयोग लाए जाने वाली गैस, केरोसिन स्टोव है, इसमें वायु के लिए छिद्र होता है। जो छिद्र होता है उस बर्नर में, गैस के स्टोव में, केरोसिन के स्टोव में, ये वायु के लिए होता है, जिससे पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन निकलता है और जिसके कारण हमें ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि पूर्ण रूप से दहन होता है, जिससे हमें स्वच्छ नीली ज्वाला मिलती है। लेकिन अगर ये छिद्र है वो किसी कारण से अवरुद्ध हो गया, किसी कारण से बंद हो गया, तो जो आपका जो बर्तन है वो क्या होगा? काला होता रहेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर्याप्त मात्रा में वायु की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और चूँकि वायु की आपूर्ति नहीं हो पा रही है पर्याप्त मात्रा में, अगर बर्नर है, उसका छिद्र किसी तरह से अवरुद्ध है, किसी तरह से बंद है, तो वहाँ पे क्या होगा? वायु की जो आपूर्ति जितनी मात्रा में होनी चाहिए, वो हो नहीं पा रही है। इसके कारण क्या होगा? जो दहन होगा, वो अपूर्ण दहन होगा और आपका बर्तन क्या हो जाएगा? काला होगा। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि कभी बर्तनों के तले काले होते हुए दिखाई दे, यानी कि अगर बर्तन है, आप बर्तन में भोजन बना रहे हैं और वो काला होता हुआ दिखाई दे, तो इसका अर्थ होगा कि जो बर्नर में, यानी कि जो गैस है, केरोसिन स्टोव है, इसमें जो वायु का छिद्र है, वो अवरुद्ध है, वो किसी तरह से बंद हो गया है, ठीक है? और ईंधन आपका क्या हो रहा है? व्यर्थ व्यय हो रहा है। यानी ईंधन आपका व्यर्थ व्यय हो रहा है, यानी उस ईंधन है वो आपका बर्बाद हो रहा है। अभी ये ध्यान देने बात है कि कोयला और पेट्रोलियम जैसे ईंधन में कुछ मात्रा में नाइट्रोजन तथा सल्फर होती है और इनके दहन के फलस्वरूप जो के फलस्वरूप सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड का निर्माण होता है, जो पर्यावरण में प्रमुख प्रदूषक है। तो कोयला और पेट्रोलियम जैसा ईंधन है, उसमें क्या होता है? सल्फर के कुछ मात्रा सल्फर की भी होती है और नाइट्रोजन की होती है। और जब इनका दहन होता है तो सल्फर ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जो कि पर्यावरण के प्रमुख प्रदूषक हैं, जो कि पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं। अब कुछ अन्य बातें जिनका हम हमें ध्यान रखना है। तो क्या है कि अगर कोई मोमबत्ती है या गैस स्टोव है, एलपीजी की गैस स्टोव है, ये जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है। यद्यपि आप देखेंगे कि अंगीठी में जलने वाला जो कोयला है और यह तारकोल है, कभी-कभी लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है तथा बिना ज्वाला की ऊष्मा देता है। ठीक है? जो गैस स्टोव और मोमबत्ती है, इसमें जलते समय ज्वाला उत्पन्न होगी। लेकिन जो अंगीठी है, वहाँ पे जो कोयला होता है या तारकोल होता है, ये लाल रंग के समान उज्ज्वल होता है। लाल रंग का दिखता है, जो कोयला होता है या तारकोल का जब हम लोग दहन करते हैं, और ये बिना ज्वाला के ऊष्मा देता है। लेकिन जब लेकिन जब हम लोग प्रारंभ में जलाते हैं, तो इससे में भी कुछ ज्वाला निकलती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि केवल गैसीय पदार्थ ही जलने पर ज्वाला उत्पन्न करती है। यानी कि जो गैसीय पदार्थ होगी वो जलने पे ही ज्वाला उत्पन्न करेगी। जो पदार्थ गैसीय नहीं होगी या जो ईंधन गैसीय नहीं होगी वो जलने पे ज्वाला उत्पन्न नहीं करेगी। लकड़ी या तारकोल जलाने पर उपस्थित वाष्पशील पदार्थ वाष्पीकृत होते हैं तथा आरंभ में ज्वाला के साथ जलते हैं। तो लकड़ी या तारकोल है, जब हम लोग प्रारंभ में जलाएंगे तो वहां पे ज्वाला मिलेगा। और ज्वाला क्यों मिलेगा? क्योंकि लकड़ी और तारकोल में शुरू शुरू में वाष्पशील पदार्थ होता है जो कि वाष्पीकृत होता है, यानी जिसका वाष्पीकरण होता है और आरंभ में ज्वाला मिलता है। लेकिन कुछ देर बाद जब उसमें जो वाष्पशील पदार्थ है पूरी तरह से वाष्पीकृत हो जाता है, पूरी तरह से उसका वाष्पीकरण हो जाता है, तो बाद में हमें ज्वाला नहीं मिलता है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ज्वाला कब मिलेगी? तो गैसीय पदार्थ ही जलने पे ज्वाला देगी। लकड़ी और कोयला प्रारंभ में लकड़ी, तारकोल ये प्रारंभ में ज्वाला देगी क्योंकि इसमें कुछ वाष्पशील पदार्थ शुरू में उपस्थित होते हैं जो कि वाष्पीकृत हो जाते हैं और बाद में ये ज्वाला वाष्पीकृत हो जाते हैं। इसके बाद ये ज्वाला बंद कर देगी। लेकिन मोमबत्ती है, गैस स्टोव है, ये जलते समय ज्वाला उत्पन्न करती है क्योंकि ये गैसीय पदार्थ है और गैसीय पदार्थ ही ज्वाला उत्पन्न करती है। अब हम लोग देखेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, इसका अध्ययन हम लोग पहले कर चुके हैं, लेकिन हम लोग फिर से देखेंगे कि कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है। तो जो कोयला है और पेट्रोलियम का निर्माण है वो जैव मात्रा से हुआ है और ये विभिन्न जैविकाय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। इसको हम लोग विस्तार से देखेंगे। कोयला एवं पेट्रोलियम का निर्माण जैव मात्रा से हुआ है जो विभिन्न जैविकाय तथा भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं पर निर्भर करता है। अभी कोयला कैसे बना हम लोग पहले उसके बारे में देखते हैं। तो ऐसा हुआ होगा कि लाखों वर्ष पहले जो पुराना वृक्ष है, फर्न है, अन्य पौधे का अवशेष है, वो किसी भी कारण कोई भी प्राकृतिक आपदा, संभवतः भूकंप या ज्वालामुखी के कारण धरती के चट्टान के परत के नीचे दब गया होगा और धीरे धीरे इसका क्षय हुआ होगा और ये क्या बन गया होगा? कोयला बन गया होगा, क्योंकि वहां पे धरती के नीचे ताप और दाब बहुत अधिक होता है। तो उच्च ताप और दाब के कारण ये धीरे-धीरे इसका क्षय हो रहा था, तो इसके कारण ये कोयला बन गया है। तो कोयला कैसे बनता है? कोयला लाखों वर्ष पुराने वृक्षों, फर्न तथा अन्य पौधों का अवशेष है। संभवतः भूकंप अथवा ज्वालामुखी फटने के कारण जो ये पौधे हैं वो धरती के चट्टानों की परतों के नीचे दब गए थे तथा धीरे-धीरे क्षय होकर कोयला बन गया। ठीक है, कोयला कैसे बनेगा? तो जो पेड़ पौधा है वो लाखों वर्ष पहले किसी भी कारण कोई भी प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप या ज्वालामुखी के फटने के कारण धरती के नीचे दब गया हुआ, धरती के नीचे चट्टान के परत के नीचे दब गया होगा और वहां पे तापमान बहुत अधिक होता है, दाब बहुत अधिक होता है और इसका क्षय होते रहता है। इसके कारण ये जो वृक्ष है वो क्या हो गया? कोयला में परिवर्तित हो गया। अब तेल तथा गैस है, तेल और जो गैस है वो लाखों वर्ष पूर्व पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों का अवशेष है। जो तेल है और जो गैस है वो पुराने छोटे समुद्री पौधों तथा जीवों का अवशेष है। उनके मृत होने पे यानी वो उन उन उनका वो जब मृत हुआ तो उनके शरीर समुद्र तल में डूब गए। ठीक है, यानी कि जो समुद्री पौधा है और जो समुद्री जीव है जब वो मृत होगा तो समुद्री तल में डूब गया होगा और गाद से ढक गया। ठीक है, अब उन मृत अवशेषों पर क्या होगा? बैक्टीरिया के आक्रमण से प्रबल दाब के कारण तेल तथा गैस का निर्माण हुआ। ठीक है, तो तेल तथा गैस बना समुद्री पौधों तथा जीवों के अवशेष से, जो कि बैक्टीरिया है उसका धीरे-धीरे उसका क्षय किया और प्रबल दाब के कारण ये धीरे-धीरे तेल व गैस में परिवर्तित हुआ। इसी बीच गाद धीरे-धीरे दबकर चट्टान बन गया
और चट्टान के छिद्रित भागों से तेल तथा गैस का रिसाव हुआ और ये पानी में स्पंज की तरह फंस गया। तो हमें दो चीज समझना है, कोयला है वो लाखों वर्ष पुराने वृक्षों से बनता है जो पृथ्वी के परत में चट्टानों के नीचे दब गया। और जो गैस है, जो तेल है, वो हमें मिलता है समुद्रीय जलजीव के अवशेष से मिलता है। अभी हम लोग को ये देखना है, हम लोग दहन की बात कर रहे थे, तो हम लोग को ये जानना है कि दहन करने पर कार्बनिक यौगिक को सरलता से ऑक्सीकृत किया जा सकता है। ऑक्सीकृत किया जा सकता है मतलब उसमें ऑक्सीजन जोड़ा जा सकता है। ऑक्सीकृत करना मतलब उसमें ऑक्सीजन को जोड़ना। तो कोई भी अणु है, अगर उसका दहन करेंगे तो उसमें और ऑक्सीजन जुड़ जाए, उसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकृत कहेंगे। और और उसका एक उदाहरण है कि अल्कोहल का जब हम लोग दहन करेंगे तो हम लोग को अल्कोहल है, यहाँ पे अल्कोहल है, ये है हमारा इथेनॉल। इथेनॉल है। अब इसका इथेनॉल है, इसका दहन करने पे हमें क्या मिल रहा है? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड या इथेनोइक अम्ल मिल रहा है। ठीक है, इसके नामकरण की विधि को हम लोग पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि ये इथेनॉल है, ये यौगिक इथेनॉल है, और इसका जब दहन हुआ तो ये इथेनोइक एसिड में परिवर्तित हो गया। अभी ऑक्सीकारक क्या होता है? तो कुछ पदार्थ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, उनको ऑक्सीकारक कहते हैं। कुछ पदार्थ क्या होता है कि अन्य पदार्थ को ऑक्सीजन दे देता है, और वैसे पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। वैसे पदार्थ को हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। इन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। अभी जो क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट है, ये सब अम्ल है, वो ऑक्सीकृत करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑक्सीकृत कर रहा है वो कौन है? क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट है या अम्लीकृत है डाइक्रोमेट। अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट है। ये क्या करता है? अल्कोहल को, यानी अल्कोहल को ऑक्सी करता है, उसमें ऑक्सीजन जोड़ता है, अतः इनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि ऑक्सीकारक क्या होता है? जो किसी को पदार्थ में ऑक्सीजन जोड़ दे या उसको ऑक्सीजन प्रदान कर दे, उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में जब हम लोग दहन कर रहे हैं तो कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो कि क्या कर रहा है? ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है, जिसके कारण इथेनॉल है वो एसिड में बदल जा रहा है। इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड में बदल जा रहा है, यानी कि अल्कोहल है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में बदल जा रहा है, जिनके कारण क्या हो रहा है? अल्कोहल है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जा रहा है। अभी यहाँ पे जो ऑक्सीकारक है वो है हमारा पोटेशियम परमैंगनेट, जिसका सूत्र है KMnO4, और पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये क्या कर रहा है? इस इथेनॉल को ऑक्सीजन प्रदान कर रहा है और इसको इथेनोइक एसिड में परिवर्तित कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग ऑक्सीकारक कहते हैं। अभी हम लोग देखेंगे संकलन अभिक्रिया। तो उत्प्रेरक सबसे हम लोग पहले से परिचित है। तो पैलेडियम है और निकेल है, ये उत्प्रेरक क्या करते हैं कि जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है उसमें उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में परिवर्तित कर देते हैं। हाइड्रोजन जोड़ के उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देते हैं। तो पैलेडियम अथवा निकेल है जैसे उत्प्रेरक है की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, यानी कि कार्बन के मध्य में कम से कम एक द्विआबंध और एक त्रिआबंध होना चाहिए। ये क्या करेगा? ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देता है।
अब उत्प्रेरक क्या होता है? तो उत्प्रेरक वो पदार्थ है जिनके कारण अभिक्रिया की दर बढ़ सकती है, घट सकती है। ठीक है? तो उत्प्रेरक वो पदार्थ है जिनके कारण अभिक्रिया भिन्न दर से आगे बढ़ती है, जो कि अभिक्रिया को प्रभावित नहीं करती है। ठीक है? अभी हम लोग निकेल उत्प्रेरक का उपयोग कब करते हैं? तो जो निकेल उत्प्रेरक है, उसका उपयोग करके हम लोग क्या करते हैं, जो वनस्पति तेल है, उसका हाइड्रोजनीकरण करते हैं। हाइड्रोजनीकरण करते हैं और वनस्पति तेलों में साधारणतः जो क्या होता है, लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा में संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। ठीक है? तो हम लोग फिर से इस बात को समझते हैं कि उत्प्रेरक, कुछ उत्प्रेरक है जैसे पैलेडियम है, निकेल है, वो क्या करेगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन जोड़ के उसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देगा। अभी इसी का उपयोग करते हैं हम लोग वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजीकरण यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन ये हाइड्रोजनीकरण होगा। ठीक है? हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। ये क्या करेगा, जो वनस्पति तेल है वो होता है लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं। तो असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं मतलब वो असंतृप्त है, यानी उसके बीच में बीच में द्विआबंध है या त्रिआबंध है। तो ये क्या करेगा, निकेल क्या करेगा, उसको संतृप्त कार्बन श्रृंखला में बदल देगा। उसके जगह पे क्या करेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जोड़ के उसको संतृप्त कार्बन श्रृंखला में बदल देगा। इस विधि को वनस्पति तेल में हम लोग हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। अभी आप देखते होंगे, बहुत सारे विज्ञापन देखते होंगे, आपने देखा होगा कि कुछ विज्ञापनों में कहा जाता है वनस्पति तेल स्वास्थ्यवर्धक होते हैं। साधारण साधारण जो जंतु का वसा होता है वो संतृप्त वसा अम्ल होता है। जो जंतु का वसा होता है वो संतृप्त वसा अम्ल होता है, जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। और भोजन पकाने के लिए असंतृप्त वसा अम्लों एवं तेलों का उपयोग करना चाहिए। तो जो संतृप्त वसा अम्ल है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और जो असंतृप्त वसा अम्ल है उसका उपयोग करना चाहिए हम लोगों को। अभी एक और अभिक्रिया है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो अत्यधिक अनभिकृत होता है। अनभिकृत मतलब वो काफी कम अभिक्रिया करता है। ठीक है? वो काफी कम अभिक्रिया करता है, उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में निष्क्रियता आती है। ठीक है? तो तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होते हैं, यानी कि अभिक्रिया नहीं करता है। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो अनभिकृत होता है, यानी कि वो बहुत कम अभिक्रिया करता है, तथा अधिकांश अभिकर्मकों की उपस्थिति में अक्रिय होता है। हालांकि जब सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में ये अति तीव्र अभिक्रिया करता है। तो जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो अक्रिय होता है, लेकिन सूर्य अधिकांश अभिकर्मकों के साथ वो अक्रिय होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में यह बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है और क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है, यानी हाइड्रोजन को विस्थापित करके क्लोरीन जुट जाता है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो उसके कारण क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में संकलन होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणु को प्रतिस्थापित करती है। जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं कि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो अधिकांश अभिकर्मकों के साथ अक्रिय होता है, लेकिन सूर्य के प्रकाश के कारण, सूर्य के प्रकाश में ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करता है और क्लोरीन है वहां पे जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में जो हाइड्रोजन है उसको क्लोरीन है प्रतिस्थापित करेगा। और इस अभिक्रिया को हम लोग प्रतिस्थापन अभिक्रिया करते हैं, क्योंकि क्योंकि एक प्रकार परमाणु अथवा परमाणुओं दूसरे का स्थान लेते हैं। इसको प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक प्रकार का परमाणु अथवा परमाणुओं को दूसरे परमाणु या परमाणुओं का स्थान लेते हैं। साधारणतः उच्च समजातीय एल्केन के साथ अनेक उत्पादों का निर्माण होता है। इसका अभिक्रिया है जो अभी हम लोग देखे हैं कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
तो यहाँ पे हमारे पास है मीथेन, यहाँ पे है क्लोरीन। तो क्या है, मीथेन है, ठीक है, मीथेन है, तो इसका 4 बंधन है, संयोजकता इसकी 4 है। अब जब इसके साथ क्लोरीन होगा तो सूर्य के ये तो वैसे काफी अक्रिय होगा, बहुत अधिकांश अकर्मकों के साथ, लेकिन सूर्य के प्रकाश में ये बहुत तेजी से अभिक्रिया करेगा और हाइड्रोजन को क्या करेगा, ये प्रतिस्थापित करेगा, यानी यहाँ से हाइड्रोजन हट जाएगा और ये हमारा बनेगा CH3 Cl और हमें मिल जाएगा HCl। और ये धीरे-धीरे क्या करेगा, हाइड्रोजन को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित करता जाएगा और क्लोरीन है, हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित करता जाएगा। तो आज के पाठ में हम लोग कार्बन कार्बन के यौगिकों के रासायनिक गुणधर्म देख रहे हैं। इसके अगले पाठ में हम लोग इससे आगे देखेंगे। आज के पाठ के लिए इतना।